हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका 5 लेक्चर हो गया है। ये 6 लेक्चर है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी रेगुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, ट्रांसलेशन क्या हुआ, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब बोल सकते हैं एंड ऑफ द चैप्टर पे आ गए हैं। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। किस तरीके से जो जीन है वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा। जैसे हमने देखा था कि डीएनए को अगर हमने जेनेटिक मटेरियल लिया है तो डीएनए अपना रेप्लिकेशन किया, फिर उसने ट्रांसक्रिप्शन किया, आरएनए बनाया, ठीक है, एमआरएनए बनाया, फिर सब कुछ मतलब बोल सकते हैं कि हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, इंट्रॉन वगैरह सब कुछ हटा के हमने मैच्योर एमआरएनए बना दिया। इसके बाद ये एमआरएनए से फिर क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, अमीनो एसिड्स बन गए और प्रोटीन्स बन गई हैं। अब किस तरीके से ये जीन का एक्सप्रेशन शो होता है, अब देखिए उसके बारे में। Regulation of the gene expression refers to a very broad term that may occur at various level। जो जीन का एक्सप्रेशन है इसका रेगुलेशन बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं वेरियस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं या फिर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग दैट द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन रेगुलेट एट सेवरल लेवल। अगर हम बोल सकते हैं कि जो जीन का एक्सप्रेशन है ये किसका रिजल्ट है, जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहे हैं इसी में तो जीन के एक्सप्रेशन शो होंगे। ट्रांसलेशन में ही जो डीएनए का जो भी जीन है प्रेजेंट है, पहले ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, फिर एमआरएनए से अमीनो एसिड वगैरह बन गए और क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो जब प्रोटीन बनते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो जीन का एक्सप्रेशन है वहीं पे शो होता है, ठीक है। और ये वेरियस लेवल पे भी हम बोल सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं। इन यूकैरियोट्स की बात की जा रही है। द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो रेगुलेशन कहाँ कहाँ होगा जीन का। पहला होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उस समय अगर जीन में कोई चेंजेस हो जाए तो जो आगे चल के प्रोटीन बनेगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, हम रेगुलेट कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। पहली जगह कहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन पे। मीन्स जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा उस जगह पे हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, चेंज कर देंगे, तो जिसकी वजह से आरएनए, फिर उसके जो अमीनो एसिड्स बनेंगे, जो प्रोटीन बनेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम जीन को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ठीक है। जब एमआरएनए तो यूकैरियोट्स में तुरंत मैच्योर नहीं होते, पहले एचएनआरएनए बनते फिर आके एमआरएनए बनते। एचएनआरएनए में प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पे इंट्रॉन जो होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो कोई कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, उनको हटाना पड़ता है। स्प्लाइसिंग के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे भी हम जीन को रेगुलेट करा सकते हैं, ठीक है, जब हम एचएनआरएनए से क्या बना रहे होंगे, एमआरएनए बना रहे होंगे। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होंगे। और साइटोप्लाज्म में कहाँ होंगे, ढेर सारे, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे होंगे ट्रांसलेशन, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन है उसको हम जब एमआरएनए को ट्रांसफर करेंगे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तब भी हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन में क्या होगा, जब एमआरएनए से अमीनो एसिड की कोडिंग होगी, अमीनो एसिड बनेंगे किसकी हेल्प से, टीआरएनए की हेल्प से। हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से टीआरएनए एंटी कोडान लूप से अपने क्या करता है, जो ढेर सारे कोडान्स प्रेजेंट है एमआरएनए में उनको रीड करता है और अपने दूसरी साइड जो उसका 3 प्राइम होगा वहाँ पे अमीनो एसिड बनाता है। जब 2 टीआरएनए पास आ जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी खर्च होती है और उनके बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से प्रोटीन की चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ट्रांसलेशन लेवल पे भी चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे 4 ऐसी जगह है यूकैरियोट सेल में कि हम यहाँ पे जीन का रेगुलेशन करा सकते हैं। पहला ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो हम यहाँ पे रेगुलेट करा सकते हैं जीन को। दूसरा, जब एचएनआरएनए से एमआरएनए बन रहा, मीन्स हम बोल सकते हैं स्प्लाइसिंग वाले टाइम पे, जब एचएनआरएनए से एमआरएनए बन रहा है तब भी हम करा सकते हैं। थर्ड क्या है, जब एमआरएनए बन चुका है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, उसको ट्रांसलेशन होने के लिए जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में, वो भी किसके पास, राइबोसोम के पास, तब जाके वहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। फोर्थ क्या है, ट्रांसलेशन लेवल खुद, अगर एमआरएनए अमीनो एसिड बनाएगा तभी जाके प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। एमआरएनए से क्या होगा, उसी की कोडान देखेंगे टीआरएनए और वैसे ही अमीनो एसिड क्या करेंगे, कोड करते हुए चले जाएंगे, उनके बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा और फिर प्रोटीन बन जाएगी। तो ये चारों स्टेप हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं जिनका एक्सप्रेशन को रेगुलेट करा सकते हैं। आगे चलते हैं। द जीन इन ऑल एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी जीन होती हैं सेल में एक्सप्रेस करती हैं, परफॉर्म करती पर्टिकुलर फंक्शन हो गई, ठीक है, उसको, या फिर सेट ऑफ फंक्शन, मतलब बहुत ढेर सारे फंक्शन,
For example, if an enzyme called beta-galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose. The bacteria use them as a source of energy. जैसे एग्जाम्पल लिया गया है ई कोलाई का, एक बैक्टीरिया की कहानी है कि ये एक इंजाइम बनाता है, ये जो बैक्टीरिया ई कोलाई है एक इंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। ये इंजाइम इसलिए बनाता है ताकि जहाँ वो प्रेजेंट है उसका जो बोल सकते हैं जो उसका न्यूट्रिटिव मीडियम है, जहाँ उसके खाने पीने के सामान रखे गया है, वहाँ पे अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसको देखकर वो इंजाइम बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, ताकि इस इंजाइम की हेल्प से जो लैक्टोज है क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं, तो इसको तोड़ सके किसमें, ग्लूकोज में और ग्लूकोज में, इससे एनर्जी ले सके। मतलब कि ये जो इंजाइम है ई कोलाई तभी बनाएगा जब उसके सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, क्योंकि उससे ही उसको एनर्जी लेना है, उससे ही उसको बोल सकते हैं खाना लेना, अपना एनर्जी लेना है। तो लैक्टोज को जब वो तोड़ेगी तो किस में तोड़ेगी, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। ये इंजाइम तभी बनाएगी ई कोलाई। आगे देखते हैं, हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू यूटिलाइज फॉर द सोर्स एनर्जी, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। अगर बैक्टीरिया उस जगह है जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं, उसके आसपास कोई लैक्टोज का सोर्स नहीं है, ठीक है, एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है, तो फिर वो इंजाइम ही क्यों बनाएगी, तो वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस को नहीं बनाएगी। ये इंजाइम तभी बनाएगी ई कोलाई बैक्टीरिया कि जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेस का काम आए, मीन्स कि उसके सराउंडिंग में बोल सकते हैं लैक्टोज प्रेजेंट हो, तभी वो इंजाइम को बनाएगी ताकि ये जो लैक्टोज को तोड़ सके, हाइड्रोलिसिस करा सके किसमें, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज से, और जिससे वो एनर्जी ले सके। अगर उस सराउंडिंग में जहाँ पे बैक्टीरिया है वहाँ पे लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बनाएगी। Therefore, in a simple term, it is a metabolic, physiological और environmental condition that regulate the expression of gene। इसका मतलब हम ये भी सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है या फिजियोलॉजी है, ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये तीनों भी क्या करती हैं, जीन के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करती हैं। अगर ई कोलाई के सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट है तभी वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम बना रहे हैं ताकि वो लैक्टोज को तोड़ सके ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में और एनर्जी ले सके। लेकिन उसके सराउंडिंग में कोई लैक्टोज का सोर्स नहीं प्रेजेंट है तो वो बीटा एंजाइम जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम है इसको नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि जो जीन का एक्सप्रेशन है वो मेटाबॉलिज्म में, फिजियोलॉजिकल में और बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। The development and the differentiation of the embryo into the adult organism are also result of a coordinated regulation of the expression of several set of gene। जो डेवलपमेंट है या बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसका, एम्ब्रियो का, किसमें, एडल्ट में, ठीक है। हम जानते हैं जब मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनते हैं। अब जाइगोट में भी क्या होता है, क्लीवेज होता रहता फिर एम्ब्रियो बनता है। तो जो डेवलपमेंट होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा किसमें, एम्ब्रियो से इंडिविजुअल में, मतलब कोई एडल्ट इंडिविजुअल में, वो भी क्या है, कोऑर्डिनेटेड बोल सकते हैं कि एक रिजल्ट है किसका, एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। एक ऑर्गेनिज्म बनने में उसमें एक जीन तो प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें ढेर सारे डीएनए प्रेजेंट है तो ढेर सारे जीन प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, डीएनए में। तो जब कोई एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल में बनेगा, एक इंसान में बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ढेर सारे जो एक्सप्रेशन है ये सारे जीन, ये सेवरल सेट ऑफ जीन की वजह से होते हैं। आगे चलते हैं, अब प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। हमने यूकैरियोट्स में देख लिया कि 4 जगह था, पहला ट्रांसक्रिप्शन में, दूसरा जब एचआरएनए से एमआरएनए बन रहा था स्प्लाइसिंग वाले टाइम, तीसरा कब था जब एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन के साइटोप्लाज्म में जाने वाला है तब भी हम जीन को रेगुलेट करा सकते हैं, फोर्थ ट्रांसलेशन में। अब प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, इन प्रोकैरियोट्स द कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कहाँ करा सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, मतलब कि शुरुआती टाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो प्रोकैरियोट्स हैं या बोल सकते हैं बैक्टीरिया में कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है, दोनों, ठीक है। हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से बैक्टीरिया में होता है, 3 प्रोसेस थी, पहला इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन। शुरुआत के लिए उसको कुछ चाहिए था, इलॉन्गेशन के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था ही, ठीक है। टर्मिनेशन के लिए जो रो फैक्टर आएगा उससे बाइंड कर जाएगा, फिर यहाँ पे ये बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। तो अगर हमें बैक्टीरिया में जीन रेगुलेट कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब शुरुआत में ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, प्रमोटर वाले जगह पे जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करके जब आएगा क्या शुरू करने जाएगा,
ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने जाएगा ताकि आरएनए पॉलीमरेज क्या बना सके, डीएनए से आरएनए बना सके। तो उसी जगह पे हमको क्या करना है, वहीं पे कंट्रोल करना, उसको जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, मीन्स प्रमोटर वाले पॉइंट पे हम बोल सकते हैं इनिशिएशन वाले स्टेप में, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड कर रहा है, सिग्मा फैक्टर से, ताकि हेलिक्स थोड़ा सा ओपन हो जाए और फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। इलॉन्गेशन तो अकेले डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है, लेकिन टर्मिनेशन के लिए उसको सिग्मा फैक्टर की जगह रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के टाइम, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर, ताकि रोक सके। याद रख लो, रो मतलब रो रहा है या फिर रोक सके, कोई रोक रहा है तो इसका मतलब रो फैक्टर। ठीक है, तो हमें जब भी प्रोकैरियोट्स में देखना होगा तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल कर सकते हैं। वही एक जगह है जहाँ पे हम बैक्टीरिया में जीन को रेगुलेट करा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बस एक ही जगह पे। In transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction of accessory protein which affect its ability to recognize the start site। क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, ठीक है, जैसे मैं एक बार रिपीट ही कर देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन किसमें, बैक्टीरिया में। ये वाला देखिए, ये बैक्टीरिया में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, यहाँ पे क्या होता था, जनरली क्या होता था वो देख लीजिए। जनरली ये होता कि आरएनए पॉलीमरेज आता था प्रोमोटर के साइड, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर से बाइंड करता था, इनिशिएशन हो गया, शुरुआती यहाँ से स्टार्ट हो गई प्रमोटर से, जैसे बाइंड किया थोड़ा सा जगह खुल गया, ठीक है, हेलिक्स थोड़ा सा खुल गया। अब क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज खुद लायक है, उस लायक है कि वो क्या बना सके, एमआरएनए बना सके। फिर वो इलॉन्गेशन करता हुआ जा रहा है, मीन्स पीछे से एमआरएनए बनाता हुआ जा रहा है। टर्मिनेशन में क्या चाहिए, उसको रो फैक्टर चाहिए जो उसको रोके, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करे, कि स्टॉप कर दो। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड ही ना करे, यहाँ पे कोई दूसरी प्रोटीन आके बाइंड कर जाए, तो आरएनए पॉलीमरेज को पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से डीएनए हेलिक्स से जाके बाइंड करना प्रमोटर के साइड, और यहाँ पे क्या कराना है, ट्रांसक्रिप्शन कराना है। तो अगर हमें जीन रेगुलेशन कराना है प्रोकैरियोट्स में, तो एक ही ऐसी जगह है, ठीक है, वही भी बैक्टीरियम कहाँ, ट्रांसक्रिप्शन में ही है, लेकिन वो भी कहाँ पे, इनिशिएशन, जहाँ पे पहला वाला जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, जहाँ प्रमोटर से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रमोटर को बाइंड करा देंगे किसी प्रोटीन के साथ, जिसकी वजह से बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज ढूंढता ही रह जाएगा कि वो प्रमोटर कहाँ है, प्रमोटर कहाँ है, क्योंकि प्रमोटर तो ऑलरेडी किसी और के साथ है, तो कहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को टाइम देगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, और जो हमारा जीन ऑफ रेगुलेशन है यहाँ पे हम कर सकते हैं, रेगुलेट करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है, दिस रेगुलेटरी प्रोटीन। अब जो रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी है जो रेगुलेट कराएंगी, क्या जीन ऑफ एक्सप्रेशंस को, ठीक है, कैन बी बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर की तरह काम करेंगी, निगेटिवली मीन्स रिप्रेशर की तरह। जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उनका दो काम होगा, एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव काम कर रही हैं, रिप्रेशर की तरह काम करेंगी, निगेटिवली काम करेंगी। द एसिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोट डीएनए इन मेनी केसेस रेगुलेट बाय इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन विथ अ सीक्वेंस टर्म एज ऑपरेटर। ठीक है, जो एसिबिलिटी है किसकी, प्रमोटर की, किस रीजन में, जो डीएनए का, हम बोल सकते हैं किसका डीएनए, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए, उनमें बहुत ऐसे जीन बोल सकते हैं, बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बोल सकते हैं इंट्रैक्शन होता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, किसके साथ होगा, ऑपरेटर के साथ होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो पुराण वगैरह है कि प्रमोटर के साथ ऑपरेटर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी बोल सकते हैं कि जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन बनाएंगी या तो पॉजिटिवली होगी, एक्टिवेटर की तरह काम करेगी, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिप्रेशर की तरह काम करेगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रोकेंगी। तो जो ये प्रोटीन बनाएंगे रेगुलेटरी प्रोटीन, ये किससे आके बाइंड कर जाएगी, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी। जब ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, तो ये निगेटिव की तरह काम कर रही है, ठीक है, रिप्रेशर की तरह काम कर रही है। और जब ऑपरेटर से नहीं बाइंड करेगा इसका प्रोटीन, तो फिर ये एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे। ठीक है, अभी हम उसको आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, the operator region in adjacent to the promoter element in most operon and most cases the sequence of the operator bind to the repressor protein। ठीक है, जो ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके बगल में, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर जीन का पूरा सीक्वेंस है, तो यहाँ पे प्रमोटर अगर है तो ऑपरेटर क्या है, उसके जस्ट बगल में प्रेजेंट है। तो ऑपरेटर उसके जस्ट बगल में किसके प्रेजेंट होगा, प्रमोटर के प्रेजेंट होगा। और मोस्ट ऑफ द ऑपरान में हम देखेंगे, अभी हम लोग लैक ऑपरान में देखेंगे कि प्रमोटर कहाँ है, ऑपरेटर कहाँ है। मैं एक बार दिखाई देती हूँ आपको, देखिए स्ट्रक्चर में, ये वाले डायग्राम में देखिए, ये कौन है, प्रमोटर है, उसके जस्ट बगल में कौन है, ऑपरेटर है, ये भी क्या है, प्रमोटर ही है। ठीक है, ये आई जो है ना, ये इनहिबिटर की तरह काम करेगा। अभी जब हम लैक ऑपरान के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो देखेंगे जो ऑपरेटर है और जो प्रमोटर है दोनों पास पास है, ये प्रमोटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, दोनों पास पास होंगे। ठीक है, जब ये रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी,
आके बाइंड किससे कर जाएगी, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी। ठीक है, तो यही होता है इसमें कि जो मोस्ट ऑफ दी बोल सकते हैं ऑपरेटर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसके बगल में, बोल सकते हैं प्रमोटर के जस्ट बगल में, उसके पड़ोसी हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑपरान में देखने को मिलता है। और मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो किससे बाइंड कर जाती है, ऑपरेटर से। यहाँ देखिए कि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बनी और प्रमोटर से ना बाइंड करके किससे बाइंड करेंगे, ऑपरेटर से जाके बाइंड करेंगे। ये याद करने वाली चीज़ है, तभी मैं बता रही हूँ कि ऑपरेटर और प्रमोटर दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, बगल बगल में रहेंगे। और जब भी रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी वो किससे आके बाइंड करेगी, वो आके ऑपरेटर से बाइंड करेगी, ना कि प्रमोटर से। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है ईच ऑपरान हैज़ इट स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। ठीक है, एक ही ऑपरान नहीं होता, बहुत टाइप्स के ऑपरान होते हैं और हर ऑपरान के क्या होते हैं, बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होते हैं और स्पेसिफिक रिप्रेसर होते हैं। मतलब कि लैक ऑपरान का तो इसका एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा और इसका एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगा, यही आके बाइंड करेगा। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। और दूसरा अगर मान लीजिए दूसरे लैक ऑपरान की बात करें, हिस लैक ऑपरान हो गया, बहुत सारे दिए गए हैं, उनका ऑपरेटर कुछ और होगा, उनके जो रिप्रेसर प्रोटीन होंगे वो कुछ और होंगे। मतलब कि इस तरीके से होगा। आगे देखते हैं। आगे देखा गया है फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली लैक ऑपरान एंड इट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद द लैक रिप्रेसर ओनली। अभी मैंने वही डायग्राम में दिखाया है कि अगर हम बात करेंगे लैक ऑपरान की तो लैक ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर की बात की जा रही है, प्रमोटर की नहीं, ऑपरेटर। कि जो लैक ऑपरेटर है वो किसके साथ इंट्रैक्शन शो करेगा, मीन्स बाइंडिंग किसके साथ शो करेगा, लैक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। ये लैक ऑपरान है। ठीक है, तो इसका जो ये ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर लैक ऑपरेटर, ये बाइंड करेगा अपने ही स्पेसिफिक जो रिप्रेसर प्रोटीन होगी उनके साथ। अब आगे चलते हैं, लैक ऑपरान के बारे में पढ़ते हैं। लैक ऑपरान है क्या, इसके बारे में। द इल्यूडेशन ऑफ द लैक ऑपरान वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द जेनेटिक्स, जिनका नाम है फ्रेंचो जैकब एंड द बायोकेमिस्ट जैक मोनाड। ठीक है, तो लैक ऑपरान एज अ रिजल्ट है किसका, जेनेटिक्स में देखा गया। किसने दिया है, जैकब एंड मोनाड ने दिया है। दे वेयर द फर्स्ट टू इल्यूडेट अ ट्रांसक्रिप्शनरी रेगुलेटर सिस्टम। ये पहले ऐसे दोनों लोग थे जिन्होंने पहली बार बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको रेगुलेट करा सकते हैं, जो जीन ऑफ एक्सप्रेशन उसको हम ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन वाली जो जगह है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में उन्होंने काम किया था। बैक्टीरिया में हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीन में रेगुलेट करा सकते हैं कि जब वो ट्रांसक्रिप्शन करने जा रही है तो अगर हम वहीं पे कुछ चेंजेस कर देना तो जो आगे प्रोटीन बनेंगी वो भी चेंज रहेंगी। ठीक है, तो हमको अगर जीन को रेगुलेट कराना है अपने अकॉर्डिंग, कुछ चेंजेस करनी है तो हम कहाँ करेंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला रहेगा वहाँ पे। ठीक, इन लैक ऑपरान, लैक रिफर्स टू लैक्टोज। लैक ऑपरान जो नाम है लैक ऑपरान, तो लैक किसको दिखा रहा है, ये लैक्टोज को बता रहा है। पॉलीसिस्टोन स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। जो पॉलीसिस्टोनिक ये स्ट्रक्चर जीन किस में प्रेजेंट होंगी, हमने पहले ही पढ़ा था, मैं एक बार दिखा दे रही हूँ आपको लाइन, कि जो ट्रांसक्रिप्शन वाले में कि जो मोनोसिस्ट्रॉन थे, पॉलीसिस्ट्रॉन थे। सिस्ट्रॉन होते क्या हैं, ये डीएनए के ऐसे सेगमेंट होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, मींस प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। मोनोसिस्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे एक ही सिस्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा आगे चल के, तो ये क्या होंगे, यूकैरियोट्स में। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन प्रोकैरियोट्स में होगी एंड बैक्टीरिया में होगी। तो जो बोल सकते हैं पॉलीसिस्ट्रॉन कंडीशन है वो किस में है, बैक्टीरिया में है। आप देखिए वो कैसा काम कर रही है, वही रेगुलेट कराएगी किसको, प्रमोटर रेगुलेटरी जीन को। ठीक है, तो जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है यही रेगुलेट कराएंगे जो कॉमन प्रमोटर होंगे और रेगुलेटरी जीन होंगे। मतलब कि जितने भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होंगे सब में प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन क्या होंगी या रेगुलेटरी जीन क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगी, सेम होंगी। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा ऑपरेटर में, और जो वो स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, वो डिफरेंट रहेंगे। तभी यहाँ पे पहले ही लिख दिया है एनसीईआरटी में कि ईच ऑपरान हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। मतलब कि हर ऑपरान के पास सब कुछ सेम होगा, बट डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इसका स्पेसिफिक जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है उसमें और जो इसका ऑपरेटर होगा उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया कॉल्ड ऑपरान। ये अरेंजमेंट जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन वाला जो ये अरेंजमेंट है जिसमें क्या है, प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन। कोई भी ऑपरान रहेगा जिसमें क्या सेम रहेगा, प्रमोटर कॉमन रहेंगे और रेगुलेटरी जीन ही क्या करेगा, आगे प्रोटीन वगैरह बनाएगा, ये क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर जीन क्या होंगे, वो डिफरेंट होते हैं, हम लोग उसको अभी आगे पढ़ेंगे। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, लैक ऑपरान, टैप ऑपरान, एरा ऑपरान, हिस ऑपरान, बेल ऑपरान, ये ढेर सारे ऑपरान्स के नाम हैं। ठीक है, एक्सेट्रा।
लैकोपेरान के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, लैकोपेरान कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। हम जानते हैं कि जो ओपेरान है उनमें क्या क्या कॉमन होते हैं, रेगुलेटरी जीन, दूसरा प्रोमोटर, ऑपरेटर, और उसका जो प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन, सबका स्पेसिफिक होता है हर ओपेरान का, इसका भी अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है प्रोमोटर कॉमन है और रेगुलेटरी जीन। अब हम लोग रेगुलेटरी जीन के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या। देखिए, लैकोपेरान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रेगुलेटरी जीन होता है एक होता है, ठीक है, दैट इज आई जीन। हियर आई डज नॉट रिफर्स टू इंड्यूसर। यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर मत समझ लेना, अभी हम लोग इंड्यूसर के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आई को देखकर ये मत सोच लेना कि ये इंड्यूसर के बारे में बात की जा रही है। अब आई का मतलब क्या है, रेदर इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। आई जीन का मतलब है इनहिबिटर जीन है, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर जीन, 3 स्ट्रक्चर जीन होंगे ZYA, ठीक है। ये 3 एक्स्ट्रा मतलब बोल सकते हैं स्ट्रक्चर जीन, यही क्या करेंगे आगे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ZYA है। अब इनका एक एक काम देखते हैं। द आई जीन मीन्स बात की जा रही इंड्यूसर की नहीं, इनहिबिटर की। याद रखना, आई को देखकर मन में आएगा कि इंड्यूसर है, नहीं, इनहिबिटर है ये, ठीक है। ये रेगुलेटरी जीन है, इंड्यूसर तो कुछ और होगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर द लैकोपेरान, ठीक है। जो आई जीन होगा, इनहिबिटर जीन होगा, ये क्या बनाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, कहाँ पे, लैकोपेरान में, ठीक है। द जेड जीन या जेड जीन किसका पार्ट है, स्ट्रक्चर जीन का पार्ट है। ZYA ये तीनों किसके पार्ट है, स्ट्रक्चर जीन के पार्ट है, जो आगे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, बट एक कंडीशनल है। Z gene code for the beta galactosidase, which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into the monomeric unit lactose and glucose, ठीक है। जो जेड जीन होगा ये क्या करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस बनाएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जो ई कोलाई है, जैसे ही अपने अगल बगल देखता है कि लैक्टोस, उसके मन में लालच, लैक्टोस जब देख लेता है खाने में लैक्टोस है, चलो पहले मैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम तो बनाऊँ, तभी तो मैं इसको डाइजेस्ट कर पाऊंगा, तभी तो मैं इसे तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल पाऊंगा। तो जब उसके सराउंडिंग में जो ई कोलाई है, मान लीजिए ई कोलाई, उसके सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है लैक्टोस, तो जो उसका जेड जीन है, ठीक है, यहाँ पे जेड जीन है, ये क्या बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम बनाएगा, जिसकी वजह से इसका जो पहला काम क्या है, हाइड्रोलिसिस कराना, किसको तोड़ना, जो डायसैक्राइड लैक्टोस, इसको तोड़ेगा किसमें, मोनोमर यूनिट में, मीन्स ग्लैक्टोस एंड ग्लूकोज में, जिससे ये कुलाई जो है एनर्जी ले ले। द वाई जीन कोड फॉर द परमीएस, जो वाई जीन है ये भी क्या है, स्ट्रक्चर जीन है, इसका काम क्या है, एक एंजाइम बनाना परमीएस, विच इंक्रीजेज द परमिटिविटी ऑफ द सेल टू द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये क्या करती हैं कि जो वाई जीन है ये परमीएस एंजाइम बनाती हैं, जिसकी वजह से ये परमिटिविटी बढ़ा देती है, बोल सकते हैं कि जगह बना देती है, परमिएबल कर देती है, किसको, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, किसमें, सेल के अंदर, ठीक है। द ए जीन, अब ए जीन जो है ये भी स्ट्रक्चर जीन होता है, इनकोडेड द ट्रांस एक्टिलेज, ये भी एक एंजाइम बनाता है ट्रांस एक्टिलेज को। आगे देखते हैं, ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन द लैकोपेरान आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज। ये तीनों जो स्ट्रक्चर जीन है ZYA, इन तीनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, जो जो एंजाइम बनाएंगे, जिनका जिनका काम है, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, यही रेगुलेट कराएंगे किसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज का। तभी जाके जो बोल सकते हैं कि जो ई कोलाई है उससे एनर्जी लेगी और इसका आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द अदर ओपेरान एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ओपेरान आर नीडेड टुगेदर टू द फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड द मेटाबॉलिक पाथवे। मोस्ट ऑफ द अदर जो ओपेरान से, जैसे ट्रैप ओपेरान, एरा ओपेरान, हिस वेल ओपेरान, जो जितने भी ओपेरान है उनमें क्या है, जितनी भी जीन है ओपेरान में, उनको क्या चाहिए, नीडेड, उनको ज़रूरत है फंक्शन करने की एक साथ, या फिर बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म पाथवे को रेगुलेट कराते हैं। जितने भी ओपेरान है जो उनमें जीन प्रेजेंट है, रेगुलेटरी जीन हो गई, जैसे आई जीन है जिसको हम इनहिबिटर कहेंगे, स्ट्रक्चर जीन हो गए ZYA, ये सब का काम क्या है, इन सब का काम यही है कि ये मेटाबॉलिज्म को क्या करे, मतलब मेटाबॉलिज्म करे, मेटाबॉलिज्म पाथवे करे। वैसे हम लैकोपेरान की बात करें तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म तो हो 2 चीज़ से बनता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गए, तो हम लोग कैटाबॉलिज्म के बारे में ही जनरली देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग लैकोपेरान को अच्छे से। लैक्टोस इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इट रेगुलेट द स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरान। देखिए, लैक्टोज, जो लैक्टोज डाइसैक्राइड है, ये क्या है, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, किस एंजाइम के लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। किसने बनाया है, जेड जीन ने बनाया है, ये वाले जीन ने बनाया है, ये वाला, ठीक है, इसने बनाया है, ताकि ये बताएगा कि जो लैकोपेरान है वो ऑन है या ऑफ है। किस पे डिपेंड होगा, लैक्टोज के। अगर लैक्टोज ई कोलाई जहाँ पे है उसके अगल बगल लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब
कि लैक ओपेरॉन ऑन हो जाएंगे, मीन्स काम करना स्टार्ट कर देंगे अपना। लेकिन जहाँ पे ई कोलाई प्रेजेंट है वहाँ कोई लैक्टोज का सोर्स नहीं है, लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर इसमें जो लैक ओपेरॉन होगा उसके बॉडी में अब वो काम नहीं करेगा, वो ऑफ रहेगा, ठीक है, बंद रहेगा। हेंस इट इज टर्म एज इंड्यूसर। किसको इंड्यूसर बोला है? यहाँ पे आई इंड्यूसर आया किसके लिए? लैक्टोज के लिए। अगर लैक्टोज आया तो क्या होगा, जो लैक ओपेरॉन है वो सब एक्टिव हो जाएंगे, देखेंगे लैक्टोज है तो इंड्यूसर की तरह काम करेगा। अगर लैक्टोज सराउंडिंग में नहीं प्रेजेंट है, किसके? ई कोलाई के, जहाँ पे वो है वहाँ पे सराउंडिंग में कोई लैक्टोज नहीं है, तो इसका मतलब कि जो ये लैक ओपेरॉन है ये बंद हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन एब्सेंस ऑफ, देखिए शुरुआत में बोल दिया कि ई कोलाई वहाँ प्रेजेंट है जहाँ पे लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो अब देखिए क्या होता है। इन एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose transported into the cell through the action of fermiases, ठीक है। किसके एब्सेंस में? देखिए किसके एब्सेंस में जो सोर्स है कार्बन सोर्स ग्लूकोज कहाँ से आ रहा? लैक्टोज को जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसको बीटा ग्लैक्टोसाइडेज तोड़ रहा है, तब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बन रहा है और फिर जाके एनर्जी किसको मिल रही है? ई कोलाई को मिल रही है। तो अगर हम बोल सकते हैं एब्सेंस, किसका एब्सेंस? मान लीजिए कि वहाँ पे जो सोर्सेज हैं कार्बन सोर्सेज है वो प्रेजेंट नहीं है। इफ लैक्टोज प्रोवाइड, अगर हम ई कोलाई को लैक्टोज दे रहे हैं बाहर से, ठीक है, मीडियम में, तब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है मिस ई कोलाई जो है वो क्या करेगी? लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ? अपने सेल के अंदर, उसको अपने सेल के अंदर लेगी। मान लीजिए ई कोलाई यहाँ पे है, हमने कल्चर प्लेट पे रखा है, यहाँ पे ढेर सारे लैक्टोज के सोर्स दे दिए, तो जो ये लैक्टोज है ना बैक्टीरिया उसको अपने सेल के अंदर लेगी, ठीक है, अंदर लेगी उसको। अब देखिए अभी अंदर कैसे जाएगा? जो लैक्टोज है वो अंदर किसकी हेल्प से जाएगा? यहाँ पे देखिए जाएगा परमिएस की हेल्प से, ठीक है। परमिएस ही क्या देगा? परमिएबिलिटी देगा किसको? लैक्टोज जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ई कोलाई के सराउंडिंग में जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसको परमिएबिलिटी कहाँ से मिल रहा है? जो वाई जीन है ये परमिएस एंजाइम इसीलिए बना रहा है ताकि जो लैक्टोज सराउंडिंग में ई कोलाई उसको अपने अंदर ले ले, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। रिमेंबर, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि वेरी स्मॉल या फिर बोल सकते हैं वेरी लो लेवल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। इसका मतलब कि लैक ओपेरॉन हमेशा थोड़ा ना थोड़ा चलता रहता है, अगर बोल सकते हैं सराउंडिंग में ई कोलाई की लैक्टोज रहे या ना रहे, तभी जाके इसका मतलब कि जो सेल है ई कोलाई की उसमें थोड़ा अमाउंट क्या होगा? लैक्टोज का प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा अमाउंट, तभी जाके जो परमिएस है जब बाहर देखता है ये ढेर सारे लैक्टोज हैं, जल्दी लो अंदर उसको, तो ये क्या करता है? परमिबिलिटी देता है कि आओ लैक्टोज अंदर आओ, ई कोलाई के सेल के अंदर आओ, फिर तुम्हारा क्या होगा आगे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशन है लैक ओपेरॉन का थोड़ा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमेशा चलता रहेगा तभी जाके जो लैक्टोज सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होंगे उनको अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। किसकी हेल्प से आएगा? जो वाई जीन किसको बना रही? परमिएस एंजाइम को बना रही है। अगर लैक्टोज देख लिया ई कोलाई के सराउंडिंग में तो उसको जल्दी अंदर एंट्री कराएगी ई कोलाई के बॉडी में, मतलब ई कोलाई के सेल में, ठीक है। आगे देखते हैं। द लैक्टोज देन इंड्यूस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। अगर लैक्टोज आ गया, ठीक है, ई कोलाई के पास, तो अब देखिए किस तरीके से लैक ओपेरॉन काम करना शुरू करेगा। और लैक्टोज नहीं रहेगा तब क्या होगा? अभी हम दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसिस, मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन है कहाँ से बन रहा? ओपेरॉन से। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, अब शुरुआत यहीं से किया है। मान लीजिए हमने मीडियम में दे दिया लैक्टोज को, अब लैक्टोज किसकी हेल्प से है? परमिएस ने कहा चलो चलो एंट्री आ जाओ, तुम्हारी एंट्री है, जल्दी सेल के अंदर घुस जाओ, ठीक है, आ गया अंदर, ठीक है। अब जो आई है इनहिबिटर, ठीक है, ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। जब इंड्यूसर आ जाएगा तो यही रिप्रेसर प्रोटीन आगे जाके इनसे बाइंड कर जाएगा। जब इनसे बाइंड कर जाएगा इसका मतलब ऑपरेटर से बाइंड करेगा नहीं। जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करे तो आगे क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब वही हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमेशा ऑल टाइम जो आई जीन है ना उसका एक्टिव रहता है, वो सोता नहीं है, वो हमेशा काम करते रहता है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट रहे सराउंडिंग में चाहे ना रहे कोलाई की। देखिए इस यहाँ पे भी क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, चाहे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मिस लैक्टोज प्रेजेंट रहे या ना रहे, या प्रेजेंस रहे, मतलब कि प्रेजेंट भी रहे ई कोलाई के सोर्स में जहाँ पे वो रह रही है उसके सराउंडिंग में, वहाँ अगर प्रेजेंट है तब भी काम करेगा ये इनहिबिटर, और यहाँ पे भी काम करेगा। तो ये हमेशा चलता रहेगा, ये जगता रहता है इंसान, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन द ओपेरॉन। जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये किससे जाके बाइंड करता है? ऑपरेटर से। रिप्रेसर प्रोटीन और जो ऑपरेटर होते हैं डिफरेंट ओपेरॉन के डिफरेंट होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ये कॉमन नहीं होते हैं। कॉमन कौन होता है? प्रमोटर एंड जो रेगुलेटरी जीन है वो कॉमन होते हैं।
याद रखना, पहले ही लिखा गया है, मैं फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ। जो रिप्रेसर प्रोटीन होंगे वो किससे बाइंड करेंगे, ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आरएनए पॉलीमेरेज ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। जैसे मिस ये इन एब्सेंस वाले की बात की जा रही है कि अगर इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे जो आई जी है मिस इनहिबिटर जो है हमेशा बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, ठीक है, एमआरएनए बना है इसने, रिप्रेशन एमआरएनए, और हम जानते हैं फिर इसके बाद फिर प्रोटीन बन जाएगा एमआरएनए के बाद। यहाँ पे ये रिप्रेशन प्रोटीन कब, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मिस लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगी, ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगी। जब ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, तो क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन द ओपेरॉन। जब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट होगा, इकोलाई के पास नहीं होगा, तब जो इनहिबिटर है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, और यही रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड कर जा रहा है, किसके पास, ऑपरेटर के पास, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है, इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस है, अगर मान लीजिए लैक्टोज सेल के अंदर बहुत ढेर सारा दे दिया गया, परमिएज ने परमिबिलिटी दे दी कि तुम आओ सेल के अंदर, तुम्हारा स्वागत है, आगे क्या होगा, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होगा तुम्हारी मदद से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर कौन होंगे, देखिए, सच एस लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, दो इंड्यूसर हैं, लैक्टोज एलोलैक्टोज। ग्लूकोज को कभी इंड्यूसर मत मानना, अगर क्वेश्चन में कभी दे दिया कि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बताओ यहाँ पे लैकोपेरॉन काम करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। इसके लिए इंड्यूसर जो होंगे लैक्टोज होंगे, एलोलैक्टोज होंगे, बस दो ही हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में तो दो ही लिखा गया है। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इनर्सिएशन विद द इंड्यूसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इनहिबिटर है यहाँ पे भी बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ पे जब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट था सराउंडिंग में, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जा रहा था, और यहाँ पे आगे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं दे रहा था, तो मतलब एमआरएनए नहीं बना। लेकिन अगर मान लीजिए इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, अभी भी यहाँ पे इनहिबिटर बोल सकते हैं, ये बना रहा है प्रोटीन, ठीक है, एमआरएनए बना रहा है रिप्रेसर का, फिर आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। जब इसने प्रोटीन तो बना ली रिप्रेसर प्रोटीन, इंड्यूसर प्रेजेंट है यहाँ पे, लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इंड्यूसर आके इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा कि अब तुम्हारा काम खत्म, अब आगे होगा ट्रांसक्रिप्शन। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ अंदर सेल के अंदर कि अब आगे होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसीलिए जो इंड्यूसर जब प्रेजेंट होते हैं तो रिप्रेसर प्रोटीन दोनों कंडीशनें बन रही है, चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट रहें या ना रहें। लेकिन जब प्रेजेंट रहेंगे इंड्यूसर तो यही जाके बाइंड कर जाएंगे किसके साथ, रिप्रेसर के साथ, इन्हें इनएक्टिव कर देंगे, और आगे जो होगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चलने लगेगा, और यहाँ पे लैकोपेरॉन की हेल्प से यहाँ पे बोल सकते हैं लैक एमआरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और जो ZYA है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर जीन, ठीक है। इनका काम भी हमने देख लिया कि Z जीन क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएंगे, Y परमिएज बनाएंगे, A क्या है, ट्रांस एसिटिलेज। इसको याद रखना, अगर एक ट्रिक देती हूँ, अगर याद नहीं हो रहा है, पीपो जया, पीपो पीपो जया, देखो पीपो पीपो, अगर नहीं आ रहा पाइप से तो याद हो सकता है पाइप, PIP पाइप, पाइप, पाइप की जगह बोलो पीपो, पीपो पीपो। जया कोई लड़की, ए जया, पीपो जया, पीपो, दैट इज P फॉर प्रमोटर, I फॉर इनहिबिटर हो गया, P फॉर प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर, जो Z है, Y है, A क्या स्ट्रक्चर जीन है, इनका क्या होगा, एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके, ठीक है। तो याद रखिए इसका ट्रिक है क्या, पीपो जया, ठीक है, पीपो जया से याद कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है, दिस अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, ठीक है। ये जो है जब इंड्यूसर आएगा रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, उसे इनएक्टिव कर देगा। इसका मतलब वो किसको जाने की इजाजत दे रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज अब तुम जाओ, अब जो आगे तुम्हारे स्ट्रक्चर जीन है तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जाओ अपना एमआरएनए बनाओ, मिस लैक एमआरएनए बनाओ, ठीक है। तो ईजिली बना लेगा, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इसेंशली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सबस्ट्रेट। हम ये भी देख रहे हैं लैकोपेरॉन में कि जैसे ही इंड्यूसर आ रहा है, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज है, उसको देखते ही वो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर जीन कौन, जेड वाली जीन क्या बना रही है, ये बना रही बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो एंजाइम की सिंथेसिस किसके बिहाफ पे हो रही है, सबस्ट्रेट की। अगर ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, Z या Y या फिर A, ये सब कुछ नहीं बना रहे, कोई एंजाइम नहीं बना रहे। जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, मैं सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, लैक्टोज या एरोलैक्टोज, इसको देखते ही अब ये Z वाली ये भी एक्टिव हो गई, अरे लैक्टोज आ गया, अब मुझे बनाना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ताकि मैं इसका क्या करा सकूँ, हाइड्रोलिसिस करा के ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ दूँ,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लैक्टोज है या फिर एलोलैक्टोज है ये इंड्यूसर की तरह काम तो कर ही रहा है, इसके अलावा सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो जेड और जीन है ये क्या करे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रही है। ये एंजाइम इसलिए बना रही है ताकि जो इंड्यूसर है या फिर बोल सकते हैं लैक्टोज है, इसको ब्रेक कर सके ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमेंबर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कैन नॉट एक्ट एज द इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरान। याद रखना कि जो ग्लूकोज है या फिर ग्लैक्टोज, ये दोनों कभी भी इंड्यूसर की जगह नहीं ले सकते हैं। कोई अपने माँ बाप की जगह ले सकता है? नहीं ना। मान लीजिए लैक्टोज है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आया एंजाइम, इसको तोड़ा किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए लैक्टोज, सपोज करके याद करने के लिए बता रही हूँ कि ये मान लीजिए इसके माँ बाप हैं। अब किसकी वजह से बना है, लैक्टोज का टूटा। लैक्टोज किस में टूटा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो क्या ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कभी लैक्टोज की जगह ले पाएंगे? कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप की जगह ले पाता है? नहीं ना। तो इसका मतलब यही है कि जो ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है वो कभी भी इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते हैं लैकोपेरान में। याद रखना इस चीज़ को, क्वेश्चन में कभी भी दे सकता है। मैं तो याद करने के लिए बताई हूँ ये, लेकिन याद रखना कि लैक्टोज में हाइड्रोलिसिस होती है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की वजह से, जिसकी वजह से ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज लैक्टोज प्रेजेंट है किसके पास, लैकोपेरान के पास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंड्यूसर की तरह काम करेंगे। नहीं, इंड्यूसर की तरह कभी काम नहीं करेंगे। ठीक है, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज है। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लैकोपेरान वुड एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। कब तक लैकोपेरान, लैक्टोज का मतलब जब तक लैक्टोज का एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, कब तक लैकोपेरान क्या करेगा कि जो एक प्रेजेंस है लैक्टोज का उसको एक्सप्रेस करेगा, तब तक जब तक लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करेगा, तब तक होता रहेगा काम। जैसे ही लैक्टोज ब्रेकडाउन हो गया, किसकी वजह से, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से टूट गया, किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, तो जो आगे का काम है फिर से स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं लैकोपेरान फिर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सोर्स में तो अब खत्म हो गया, कौन, इंड्यूसर, लैक्टोज तो खत्म हो गया। तब तक ही काम करेगा लैकोपेरान, तब तक हम बोल सकते हैं हमारा लैकोपेरान ऑन रहेगा जब तक इंड्यूसर या फिर बोल सकते हैं लैक्टोज प्रेजेंट है सराउंडिंग में, या फिर प्रेजेंट है या फिर बाइंड कर गया है किसके साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, तब तक बाइंड किया है तब तक। जैसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आए, लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर दिया ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में, यहाँ पे लैकोपेरान क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब इसका काम खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान बाय रिप्रेसर इज आल्सो कॉल्ड निगेटिव रेगुलेशन। जो रेगुलेशन हो रहा है रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा, यहाँ पे निगेटिव रेगुलेशन भी हो रहा है। कब हो रहा है नेगेटिव, ये देखिए, जब रिप्रेसर तो बन रहा है दोनों कंडीशन में, इनहिबिटर जो है दोनों कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो, मतलब इंड्यूसर चाहे प्रेजेंट हो या नहीं हो। अगर नहीं प्रेजेंट है उसके कंडीशन में क्या हो रहा है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए पॉलीमरेज को नहीं करने दे रहा है। लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, मीन्स लैक्टोज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है हो रहा है, यहाँ पे जो बोल सकते हैं जो रिप्रेसर प्रोटीन तो बना है, यहाँ पे इंड्यूसर आएंगे, लैक्टोज आएंगे, ये क्या कर जाएंगे, इनको उससे बाइंड कर जाएंगे, इनको रोक देंगे और आरएनए पॉलीमरेज से कहेंगे तुम जाओ अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करो, मीन्स लैक एमआरएनए बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैक आरएनए बनेगा। आगे देखते हैं। लैकोपेरान अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। ठीक है, लैकोपेरान जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन भी करता है, लेकिन ये हमारे अभी सोच के बाहर है, मीन्स हम हायर लेवल में पढ़ेंगे इसको। आगे देखते हैं। जैसे एक बार मैं स्ट्रक्चर को इसको डिफाइन कर देती हूँ कि लैकोपेरान है। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, स्पेशली बैक्टीरिया की बात की जा रही है। इसमें देखिए क्या है, आई जीन क्या है, जो आई लिखा गया है इसको इनहिबिटर बोलेंगे, इंड्यूसर कभी नहीं बोलेंगे, पाप लग जाएगा, याद रख लेना, लिख लेना कहीं। आई मतलब इनहिबिटर, रोकना रोकना रोकना, तभी तो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, वो रिप्रेस करने के लिए किसी को रिप्रेस करना है, तो गंदा इंसान गंदी चीज़ ही सिखा सकता है ना। तो इनहिबिटर क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, याद करने के लिए बोल रही हो सब, ये प्रोटीन बनाएगा जो जब सराउंडिंग में इकोलाई के पास कोई लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, उस कंडीशन में भी लैकोपेरान काम करेगा। जो इनहिबिटर है वो अपना काम कर रहा, अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, देखा लैक्टोज नहीं है, चलो ठीक है, अब तो मैं आराम से दौड़ के जाऊंगा, ऑपरेटर से बाइंड कर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। यहाँ पे ये जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन और यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, तो ये निगेटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये निगेटिवली, जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो निगेटिव रेगुलेशन है यही है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन जब बाइंड कर जाता है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, तो इसका निगेटिव रेगुलेशन होगा। जब इससे बाइंड कर जाएगा तो आगे जो है जेड वाई ये बेचारे देखते रहेंगे, स्ट्रक्चर दिन एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे,
हमारा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब कि अब रिप्रेसर प्रोटीन जब बाइंड कर गया है ऑपरेटर के साथ, तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज आएगा नहीं, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, चाहे लैक्टोज हो गया चाहे एलोलैक्टोज हो गया, ठीक है, इनहिबिटर कहेगा मैं तो अपना काम करता रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो रिप्रेसर प्रोटीन बना के रहूँगा, मैं तो गंदा हूँ, इनहिबिटर हूँ, मैं रोकने वाला काम करूँगा, अब तो मैं तो रिप्रेसर प्रोटीन वैसे भी बनाता रहता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, जब तक इंड्यूसर नहीं आएगा तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसको क्या पता, इस पगले को क्या पता कि यहाँ पे इंड्यूसर आ चुका है। इंड्यूसर में कौन होंगे, याद रखना, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज नहीं होंगे इंड्यूसर। ठीक है। तो क्या होगा, इंड्यूसर आया, उसने तो अपना बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन, इनहिबिटर ने देखा हाँ इंड्यूसर आ गया, अब क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर दिया, अब रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, रोक दिया। ठीक है, अब तुम्हारा काम खत्म, अब आगे होगा क्या, आगे होगा ट्रांसक्रिप्शन। इसने कहा, इंड्यूसर आ गया, रिप्रेसर प्रोटीन से कहा मैं तुमसे बाइंड करूंगा, आरएनए पॉलीमरेज तुम जाओ अपना काम करो। फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, जो स्ट्रक्चर जीन है ZYA, इनका भी एक अपना अपना काम है। जैसे Z वाली जो जीन है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएंगी, Y वाली जीन जो है परमीएज बनाएंगी, और A वाली जो है ट्रांस एसिटिलेज बनाएंगी। ठीक है, जो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आएंगे, देखेंगे सब कुछ रास्ता साफ है, ऑपरेटर खाली है, प्रमोटर को पकड़ेंगी। हम तो जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन में कि जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो 3 स्टेप होते हैं, कौन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड लास्ट टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसको जाके ढूंढता है, प्रमोटर खाली हो कि नहीं, अरे इसका मतलब इंड्यूसर है, आरएनए पॉलीमरेज देख लिया, अरे प्रमोटर तुम तो खाली हो, तुम्हारे आगे रास्ता पूरा साफ है, मतलब कि ऑपरेटर से कोई प्रोटीन बाइंड नहीं किया, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बाइंड कर पाया इस बारी, देखा प्रमोटर तुम खाली हो, आएगा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा, इनिशिएशन वाली स्टेज बता रही हूँ ना, यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अपना mRNA बना रहा है, इलोंगेशन फेस कर रहा है, यहाँ पे उसको सिग्मा फैक्टर चाहिए, और यहाँ पे लास्ट वाले पे क्या चाहिए, रो फैक्टर, हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ रखा है। फिर यहाँ पे प्रमोटर को देखा खाली, ऑपरेटर नहीं बना है, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन के लिए काम खत्म, मतलब उसके पास कौन आ गया है, इंड्यूसर आके उसको बाइंड कर लिया है। अब मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता हूँ। तो इधर से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा, फिर लैक mRNA बना लेगा, क्योंकि लैक एपरॉन से बना रहा है तो लैक mRNA बनेगा। ZYA स्ट्रक्चर जिनका काम क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएंगी Z वाले, याद रखना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, Z जीन क्या बनाता है, Y जीन क्या बनाता है, A जीन क्या बनाता है, तो याद रखना Z जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रहा है, जो क्या करेगा, बाद में जैसे हमारा mRNA बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये क्या करेंगे, अब तो मेरी बारी आ गई, आ जाओ इंड्यूसर लैक्टोस आ जाओ, अब तुम्हें तोड़ देंगे, तुमसे एनर्जी ले लेंगे, तुमने हमारा काम करा दिया, ट्रांसक्रिप्शन इज ओवर, अब तुम्हारी बारी, हम तुम्हें तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूसर है लैक्टोस है, इसका ब्रेकडाउन कौन कराएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कराएंगे, जिसके क्या बनाएंगे, ग्लैक्टोस एंड ग्लूकोज। ठीक है, याद रखना, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज कभी भी लैक्टोज की जगह नहीं ले सकते, इंड्यूसर का काम कभी नहीं कर सकते हैं, सेल में प्रेजेंट रहें या ना रहें। ठीक, वाई जीन क्या करेंगे, परमीएज के काम करेंगे। जब स्टार्टिंग में ई कोलाई जब हम किसी कल्चर में रखे हैं या फिर ऐसी सराउंडिंग में जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, तो कुछ तो लैक्टोज इनकी बॉडी में या बोल सकते इनके सेल में थे, जिसकी वजह से वाई जीन परमीएज बनाते हैं और इसको अंदर खींचते हैं कि आ जाओ लैक्टोज अंदर घुस जाओ, इनको परमेबल करते हैं। ठीक है, यहाँ फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा और सब कुछ ओवर हो जाएगा। याद रखना कि इन एब्सेंस या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंस में इंड्यूसर में इनहिबिटर हमेशा अपनी गंदगी मचाता रहेगा, हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा। ठीक है, अगर इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है, लैक्टोज नहीं है, सीधे ऑपरेटर से बाइंड करके यहाँ पे बोल सकते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको रोक के ट्रांसक्रिप्शन रोक देगा। लेकिन अगर इंड्यूसर आ गया, इसने अपनी गंदगी मचा रखी है, मिस रिप्रेसर प्रोटीन बना रखा है, तो इसका इंड्यूसर आएगा, इसके रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, रोक देगा, कहेगा जाओ आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा रास्ता खाली है, तुम जाओ प्रोमोटर से बाइंड करो और अपना क्या करो, ट्रांसक्रिप्शन करो। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा इस तरीके से, और इसके बाद वाई जीन, जो जेड जीन है, ए जीन है, ये सब अपना अपना एंजाइम बनाएंगे और यही फिर आगे चल के ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये चैप्टर एंड होने के कगार पे आ चुका है। देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या लिखा गया है। जीनोम का मतलब क्या होता है कि डीएनए में जितने सारे जीन प्रेजेंट हैं, ऑल सेट ऑफ द जीन प्रेजेंट इन डीएनए, इसे कहते हैं जीनोम। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, क्रोमोसोम, कंडेंस्ड फॉर्म है, ओवर कंडेंस, ओवरलैप, ओवर क्वाइलिंग यहाँ पे किसका है, डीएनए का। हम ये बोल सकते हैं क्रोमोसोम को जब खोल देंगे डीएनए आ जाएगा, और डीएनए को और थोड़ा हम और खोल के देखेंगे तो हमें जीन दिखेगा।
ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द बेसिस दैट डीएनए डिटरमाइन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। हमने प्रीसीडिंग सेशन में पढ़ा कि जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में, जिसकी वजह से हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिज्म का निकाल सकते हैं। ठीक है। In other words, genetic makeup of organism or individual lie in the DNA sequence। ठीक है। जो जेनेटिक मेकअप जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म का है या फिर किसी इंडिविजुअल का है, वो कहाँ से देखने को मिलता है। कोई इंसान बहुत गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मतलब खूबसूरत दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, उसके डीएनए में जो सीक्वेंस है, जो जीन प्रेजेंट है, उसकी वजह से उसका जेनेटिक मेकअप इस तरीके से कि हमें वो टॉल दिखता है, वो शॉर्ट हाइट का है, ठीक है, वो थोड़ा डार्क कलर का है, उसकी स्किन, उसकी लाइट स्किन है। तो हमको सब चीज़ें कहाँ से देखने को मिलती है, डीएनए के सीक्वेंस पे, जो डीएनए पे जीन प्रेजेंट है उससे हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है। इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट एट लीस्ट सम प्लेसेस। अगर दो इंसान, मान लीजिए मैं हूँ, आप अपने आप को देखिए, हम दोनों तो क्या है, डिफरेंट है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो डीएनए है उसका सीक्वेंस भी डिफरेंट है, तभी तो हम दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं। ये मन में ख्याल आया होगा साइंटिस्ट को इस टाइम कि जब दो इंसान अलग अलग दिख रहे, इसका मतलब उनकी जो डीएनए की सीक्वेंस है वो भी क्या है, अलग होंगे, किसी जगह पे होंगे। दिस assumption led to the quest of the finding out the complete DNA sequence of human genome। यही सवाल साइंटिस्ट को पागल बना दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पूरा डीएनए का जो सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम में उसको देख के रहेंगे कि ऐसा क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान या एक इंडिविजुअल दूसरे इंसान से इतना डिफरेंट क्यों है। ठीक है। हम तो जानते हैं कि कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्या है, सब कुछ सेम है, ऑटोसोम। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम ही डिफरेंट होता है थोड़ा सा मेल और फीमेल का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फीमेल भी एक दूसरे से अलग दिख रही है, मेल भी एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। अगर हम क्रोमोसोम के लेवल पे देखें, 46 होते हैं क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम होंगे, चाहे फीमेल हो या मेल हो, सेम है। डिफरेंस मेल और फीमेल में क्या होता है, एक्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोल सकते हैं। मेल में एक्स वाई होता है, लेकिन फिर भी अगर दो मेल को देखें तब भी डिफरेंट है, दो फीमेल को देख रहे हैं तब भी डिफरेंट है। क्या है आखिर में, तब जाके डीएनए का पूरा सीक्वेंस देखा गया, उनके जीन को पढ़ा गया, देखा गया, तब जाके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यही किया गया है। अब देखते हैं। With the establishment of the genetic engineering technique where it is possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of a simple and fast technique for determining the DNA sequence, a very ambitious project of the sequencing human genome was launched in the year 1990। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इजी तब हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि हमने क्या किया कि डीएनए का छोटा सा पीस निकाला, उसको आइसोलेट किया बॉडी से, फिर इसके बाद उसकी क्लोनिंग की, सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाए, सब कुछ। इसके बाद फिर उसके डीएनए के सीक्वेंस को एक एक करके पढ़ा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, 1990 में, 1990। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP was also called मेगा प्रोजेक्ट। जो HGP है इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया, अब आगे भी हम इसका रीज़न देखेंगे। मेगा प्रोजेक्ट कहने का यही है कि बहुत सारी कंट्री ने इस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी समय लग गए, इसको 13 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। देखिए, यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली एम द प्रोजेक्ट एज फॉलो। अब देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी रिक्वायरमेंट हुई, इसमें कितनी ज़रूरतें हुई इस प्रोजेक्ट में। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसमें कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी। इस प्रोजेक्ट का एम भी देखेंगे कि एम क्या था। आप चलिए देखते हैं। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू बी हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं 3 बिलियन बेस पेयर। ओके। एंड इफ the cost of the sequencing required the $3 per base pair, the estimate cost in the beginning, the total estimate cost of the project would be approximately $9 billion। मतलब कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, 3 बिलियन, या फिर बोल सकते हैं 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट है, किसमें, ह्यूमन के जीनोम में। एक जीनोम के लिए खर्चा कितना पड़ रहा है, एक जीनोम के लिए स्टडी करने में कितना खर्चा पड़ रहा है, $3 का 3, ठीक है, $3 पड़ रहा है यूएस का। तो इसका मतलब जो है ह्यूमन का जो जीनोम है उसमें 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर है, लगभग हम बोल सकते हैं कि इसको 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। अगर हम $US की बात करते हैं कि एक बेस पेयर पढ़ने के लिए $3 लग रहा है, तो 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर पढ़ने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं यूएस के डॉलर में, तो 3 × 3 बिलियन है, मीन्स ये 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर का मतलब है 3 बिलियन। ओके। तो लगेंगे टोटल कितने होंगे, $US कितने लगेंगे, 9 बिलियन लगेंगे, मीन्स $9 बिलियन का खर्चा है
कि 3 बिलियन ह्यूमन का बेस पेयर, जो ह्यूमन का जीनोम का बेस पेयर, उसको पढ़ने में। ठीक है, कितना ये कॉस्टली है ये भी देखिए। फर्दर, इफ द ऑब्टेन सीक्वेंस वेयर हैव टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, अगर इतने सारे तो पैसा लग गया, अब जो इतना खर्चा होने के बाद अगर जब इसकी पूरी, बोल सकते हैं ना, इसकी पूरी स्टडी की गई, अगर हम इसका जो डाटा है उसको स्टोर करके किताब में रखें, अगर हमारा मन है कि नहीं नहीं हम इसको हार्ड कॉपी अपने बुक्स के फॉर्म में रखें, तब क्या होगा वहाँ पे देखिए, if each page of the book contain 1000 letter and each book contain 1000 pages, then 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from the single human cell। मतलब कि जो 9 बिलियन यूएस डॉलर का जो खर्चा लगा, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई, कि कहाँ से आई, 3 बिलियन बेस पेयर से जो इन्फॉर्मेशन निकल के जो डाटा आया, अगर हम इसको बुक के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं तो एक ऐसी किताब लें, ठीक है, जिसमें 1000 पन्ना हो और हर पन्ने पे 1000 लेटर लिखे हों। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम 3300 बुक्स में पूरा डाटा को, यहाँ पे डीएनए का जो पूरा डाटा निकल के आया है उसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जो डाटा है ना, ये सिंगल ह्यूमन सेल का है, एक सेल का सिर्फ इतना डाटा है। याद रखिए कि अगर हमें बुक के फॉर्म में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है कलेक्ट करके निकला गया, हम उसको स्टोर करें, तो हमें एक ऐसी किताब रखनी पड़ेगी जिसमें 1000 पेज हो और हर पेज पे 1000 लेटर लिखे हो। तो ऐसे करके 3300 हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से हमने जो भी डीएनए के सीक्वेंसिंग है, जो भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर कर सके। और ये जो डीएनए की सीक्वेंस केवल सिंगल ह्यूमन सेल का है ये, ठीक है। The enormous amount of the data expected to be generated also necessitate to use the high-speed computerized device for the data storage and the retrieval and analysis। इतना ज़्यादा डाटा आ गया है, सिर्फ एक सेल का, अगर ह्यूमन का एक सेल का जीनोम देखा गया, उसमें कितने डाटा आ गए, उसमें हमने लगभग 3 जो बिलियन बेस पेयर हैं उनका स्टडी किया गया, यूएस डॉलर से 9 बिलियन लगे पैसे, ठीक है, इतना लग गया। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, एक ऐसी किताब लिया गया जिसमें 1000 पेज है और उनके एक पन्ने पे 1000 लेटर लिखे गए हैं, ठीक है। तो लगभग 3300 किताबें का कलेक्शन हो गया किताब का। लेकिन डाटा इतना ज़्यादा है ना कि हमको हाई स्पीड चाहिए, तो हम कंप्यूटर की हेल्प लेंगे ताकि हम वहाँ पे इस डिवाइस में अपना क्या ये डाटा को स्टोर कर सके और हम एनालिसिस कर सके ईजिली, ठीक है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी। इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिव्स। बायो इन्फॉर्मेटिव्स का मतलब है कि ऐसी एरिया जहाँ पे बायोलॉजी के जितने भी डीएनए हैं, जीन हैं, उनके जितने भी डाटा वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टोर होते हैं, ऐसी एरिया है बायोलॉजी की। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एसोसिएट है, डेवलपमेंट हुआ एक नई एरिया का, ठीक है। इसी ह्यूमन, हम बोल सकते हैं HGP की हेल्प से बायो इन्फॉर्मेटिव्स आई। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होता तो हमारे पास इतना डाटा ही नहीं रहता किसी सिंगल जीन के बारे में। आप बोल सकते हैं कि हम सिंगल ह्यूमन सेल के बारे में, किसी जीनोम के बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं था, हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते। लेकिन जब ये काम हुआ, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 में, तो खर्चा भी लग गया कितना, यूएस डॉलर का 9 बिलियन यूएस डॉलर लग चुके हैं। किस पे काम हुआ, एक सिंगल ह्यूमन जीनोम सेल पे काम हुआ, ठीक है। एक ही सेल लिया गया ह्यूमन का और उसके जीनोम पे काम किया गया। कितने बेस पेयर थे वहाँ पे, लगभग 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट थे। सब काम हो गया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमको लगभग 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ी। और उस बुक में क्या है, एक बुक में 1000 पेजेस हैं और हर पेज पे 1000 लेटर लिखे गए हैं। लेकिन इतना ज़्यादा डाटा हो गया जो कि बोल सकते हैं ना, अगर हमें कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो इतना कौन खोल के पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम है। तो हमें इस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना पड़ा कंप्यूटर पे, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, एनालिसिस कर सकें और जल्दी देख सकें। तो इसी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से एक दूसरी नई फील्ड आई बायोलॉजी में, जिसे बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिव, जहाँ पे जितनी सारी डाटा हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वहाँ पे स्टोर करके रखे गए, ठीक है। आगे चलते हैं, गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या क्या गोल्स थे हम उनके बारे में देखते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द HGP वेयर फॉलोज। अब देखते हैं पहला क्या है, आइडेंटिफाई द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में लगभग 20,000 से 25,000 जीन को देखने को मिला, मतलब उनकी एनालिसिस की गई। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए, ठीक है। जो ह्यूमन का डीएनए जो जीनोम देखा गया उसमें लगभग 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर प्रेजेंट थे, ठीक है, एक ह्यूमन के डीएनए में बोल सकते हैं, ठीक है।
थर्ड है स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया कि हमको उसको डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना पड़ा कंप्यूटर में। फोर्थ है इम्प्रूव द टूल फॉर डाटा एनालिसिस, इसकी वजह से बहुत सारे टूल की बोल सकते हैं इम्प्रूव हुआ, ठीक है, ताकि हम डाटा को और अच्छे से एनालिसिस कर सकें। फिफ्थ है ट्रांसफर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज को कहाँ पे दूसरे सेक्टर में भी क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया, जैसे इंडस्ट्री हो गया। सिक्स दिया गया है एड्रेस टू इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, जैसे ELSI, E फॉर इथिकल, L फॉर लीगल, SI का मतलब है सोशल इशू दैट में अराइजेस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, सारी चीज़ें देखी गई। अब आगे देखते हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इस लॉन्च कब हुआ था? 1990 में, याद रखना 13 साल लग गए, मतलब कि 2003 में जाके ख़त्म होंगे, 13 साल बाद, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसको 13 ईयर्स लग गए सब कुछ करते हुए। किसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया? देखिए यहाँ पे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने किया, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ ने किया, ठीक है। ड्यूरिंग the early year of the HGP, the Wellcome Trust UK become the major partner and additional contribution come from the Japan, France, Germany, China and other, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम जो अर्ली ईयर थे किसका? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, इसमें वेलकम ट्रस्ट कहाँ का था? UK का था। इसके अलावा ये जो मेजर ये थे क्या? पार्टनर थे। पैसा लगाना ही पड़ेगा ना, तो जब ढेर सारे लोग रहेंगे तो काउंटी करके पैसा देंगे तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसा लगाना था। तो मेजर जो पार्टनर कौन थे? वेलकम ट्रस्ट के थे, UK के थे। इसके अलावा और भी कंट्रीज आई, जैसे जापान हो गए, फ्रांस हो गए, चाइना हो गए, जर्मनी हो गए, इसके अलावा और भी थे, इनका नाम दिया गया, तो आपको याद रहना चाहिए। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003, जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम का ये कब कंप्लीट हुआ? 2003 में हुआ। स्टार्टिंग कब हुआ था? 1990 में। अब खत्म कब हो रहा है? 2003, मतलब कि बीच में कितने साल का गैप हुआ? 13 ईयर का गैप हुआ। कौन कौन हेल्प किया? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और स्टार्टिंग के कुछ सालों में जो बोल सकते हैं HGP का कौन सबसे ज़्यादा मेजर पार्टनर कौन था? बोल सकते हैं वेलकम ट्रस्ट था। इसके अलावा और कंट्रीज आई, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये सारी कंट्री का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। अब आगे देखते हैं। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशन एमंग द इंडिविजुअल कैन लेड टू द रिवोल्यूशनरी न्यू वे टू डायग्नोसिस, ट्रीट एंड सम डे प्रिवेंट द थाउजेंड ऑफ द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, मतलब कि ये थोड़ा हम बोल सकते हैं ना कल्याणकारी हो गया। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था सबके मन में था कि ये था, स्टार्टिंग किया क्यों गया था कि कोई इंडिविजुअल, हम जानते हैं सारी जीन कहाँ प्रेजेंट है? DNA में प्रेजेंट है, तो कोई एक इंडिविजुअल क्यों एक दूसरे से अलग है? थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी की वजह से ये काम किया गया, लेकिन इसकी वजह से आगे अच्छे रिजल्ट आए। जैसे रिजल्ट कैसे अच्छे आए कि जब हम DNA के बारे में जान गए, कौन सा पार्ट है जो आगे प्रोटीन बनाता है, कौन से जीन है, क्या है, तो ये क्या है जो DNA में जो वेरिएशन देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में, एक क्या है रिवोल्यूशनरी, हम बोल सकते क्रांतिकारी हो गया तरीका कि हम किसी बीमारी को डायग्नोसिस कर सके, जान सके, उसको ट्रीटमेंट दे सके, और अब के समय में हम हज़ारों जो डिसऑर्डर होते हैं जेनेटिकली, हम उसको क्या कर सकते हैं? ह्यूमन में ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया। अगर हम DNA के सीक्वेंस के बारे में नहीं जानते, उनके जीन के बारे में नहीं जानते, तो हम फिर किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमें नॉलेज नहीं हो पाती। तो इनका जो मेन मोटो था ये तो जानना था कि क्यों कोई दो इंडिविजुअल अलग हैं, क्या है ऐसा कि DNA क्यों डिफरेंट है, मीन्स कैसे सब हो रहा है। लेकिन आगे चल के इसका बहुत अच्छा रिजल्ट यही आ गया कि हम बीमारी जो हो रही हैं आज के समय में, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको हम डायग्नोसिस कर सके, उसको ट्रीट कर सकते और बहुत सारे लोगों को डिसऑर्डर से हम बचा सके। आगे देखते हैं। Beside providing the clue to understanding the human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to understanding of the natural capabilities that can be applied towards the solving challenging in the healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation, ठीक है। कि इसके अलावा जो ये ह्यूमन बायोलॉजी से हमें पता चला कि ह्यूमन का जो जीन है, या फिर बोल सकते हैं जो उसका जीनोम है किस टाइप का है, उसके सीक्वेंस के बारे में जाना गया। इसके अलावा जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे, मतलब कि ये काम तो वैसे भी जो ह्यूमन जीनोम वाला प्रोजेक्ट है कि ह्यूमन के सेल पे किया गया, लेकिन इसके अलावा जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थे हम उसके भी DNA सीक्वेंस को समझ सकते हैं कि उसकी जो नेचुरल कैपेबिलिटी है, किस तरीके से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो चैलेंजेस है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन कराने में, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन मींस पॉल्यूशन वगैरह कम करने में किस तरीके से ये कार्य करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट हो गया, एक फ्री लिविंग निमेटोड है जो कि बीमारी कॉज नहीं करता, उसका नाम है सेनुमोहेपेटिस
एलिगेंस, ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं निमेटोड है, ठीक है। मेंबर किसका है, एस्केलमेंथिस का मेंबर है, जो फ्री लिविंग है, इन्वायरमेंट में फ्री लिविंग है और इसे किसी को बीमारी कॉज नहीं करता है। और ड्रोसोफिला, जिसको किसने यूज किया था, टी.एच. मॉर्गन ने, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए, किसको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। फ्रूट फ्लाई पे देखा गया। प्लांट में देखेंगे राइस हो गया एंड एरबिडोपेसिस, ये क्या है, प्लांट है, हैज ऑल्सो बी सीक्वेंस, मतलब कि ये काम किया गया था, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, बेसिकली काम किया गया था, जो ह्यूमन का एक सेल था उसके जीनोम पे काम किया गया था, इतना सब कुछ खर्चा लगा। लेकिन इसके थ्रू हम जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं उनके डीएनए सीक्वेंस को भी जान सकते हैं कि उसकी जो नेचुरल कैपेबिलिटी कैसी है सॉल्व करने की प्रॉब्लम में, मतलब हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, पॉल्यूशन से बचाने के लिए भी हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन में। इसके अलावा जो नॉन ह्यूमन मॉडल थे ऑर्गेनिज्म की, जिसमें कौन आएंगे, बैक्टीरिया आ रही हैं, ईस्ट आ रही हैं, एक ऐसा निमेटोड जो फ्री लिविंग है इन्वायरमेंट में और बीमारी कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक है, मतलब कि एस्केलमेंथिस का मेंबर है। हम जानते भी हैं इस फाइलम के बारे में कि उनमें ऐसे बोल सकते हैं हेलमेंथिस आते हैं, ऐसे निमेटोड्स आते हैं जो बीमारी भी कॉज करते हैं, जो नहीं भी कॉज कर सकते। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, इसका नाम है सेनेरो हेपेटाइटिस इलेगन, इसका नाम है, ठीक है। फिर डोर्सोफिला, जो फ्रूट फ्लाई, इस पे देखा गया। प्लांट में जैसे कि राइस हो गया और एक का नाम है एरपिडोपिसिस, इस पे काम किया गया, इन पे सीक्वेंसिंग की गई, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं भी आपको किसी वर्ड, किसी लाइन में डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। मैं न्यू एनसीईआरटी को पढ़ाती हूँ, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया था, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।